हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था बड़े घर की बेटी के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि श्रीकंठ जो है वह अपने पिता से बोलता है कि मुझे अब लाल बिहारी के साथ नहीं रहना है। तो बेनी माधव सिंह बोलते हैं कि तुम तो समझदार हो, वह तुम्हारा छोटा भाई है, वह बेसमझ है, तुम उसे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। उसके बाद क्या था, श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया, बोला उसकी इष्ट दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वह घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। यहाँ पर श्रीकंठ जो है वह काफ़ी गुस्से में है और अपने पिता से यह सब बातें कह रहा है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज न करता था जितना बड़े भाई का लाल बिहारी करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था, मतलब कि घूरा भी नहीं था, कभी उस पर चिल्लाए भी नहीं थे। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा के दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर यानी कि खुश होकर अखाड़े में जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। यहाँ पर जो है लाल बिहारी को याद आ रही है कि किस तरह उसका भाई जो है वह उससे प्रेम करता था और आज वह कहता है कि हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलानी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी सह न पा रहा था। वह रोते हुए घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला जो था वह भर आया था, क्योंकि इस समय जो था लाल बिहारी को यह महसूस हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और तरकाकर यानी कि उसको टेढ़ा कर कर निकल गया, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी, उसे इसका
तनिक भी ना ध्यान था कि बात इतनी अधिक बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना। तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। अब क्या था कि आनंदी के पास जब लाल बिहारी आकर क्षमा मांग रहा था और वह गेट पर यानी कि दरवाजे पर खड़ा था, जैसे ही श्रीकंठ आए और उसको टेढ़ा कर वह आगे निकल गए। और क्या है, जब आनंदी के सामने वह रोने लगता है तो वह बोलती है और मन ही मन पछताती है कि वह उसने क्यों किया, क्यों उनको बताया और इतना क्रोध जो है उनको लाल बिहारी पर आया। और इतना कहकर वह क्या है, खुद भी जो है रोने लगती है। मन का मैल धोने के लिए नयन जल यानी कि आंसुओं से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बिहारी खड़े बहुत रो रहे हैं। तो श्रीकंठ क्या कहता है, तो मैं क्या करूं, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। यह बात कौन कहता है, आनंदी कहती है कि मेरी जीभ में आग लगे, मैंने ये झगड़ा कहाँ से उठा लिया। तो श्रीकंठ कहता है, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी बोलती है, पछताओगे, उन्हें बहुत गलानी हो गई है, ऐसा न हो कि वह चल दें। श्रीकंठ सिंह न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों से आंसू भर कर बोला, मुझे जाने दो। तो आनंदी पूछती है, कहाँ जाओगे, कहाँ जा रहे हो, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। ये जवाब कौन देता है, लाल बिहारी। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे बढ़ाया तो। ये कौन बोलता है, आनंदी बोलती है, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं घर में कदापि न रहूँगा। श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगाया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि मैं तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष यानी कि खुशी से स्वीकार कर लूँगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंदी से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना यानी कि जिसने भी ये कहानी सुनी, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। क्या कहा, बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है। ये थी आप लोगों की कहानी, बड़े घर की बेटी।